वैश्वीकरण का संप्रभुता पर प्रभाव। अगर वैश्वीकरण को डिफाइन किया जाए तो इसके कई गुण हमें दिखाई देते हैं, जैसे राष्ट्रों के बीच अंतर्निर्भरता एक गुण है। दूसरा है विश्व का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन जो विश्व का होगा कि कोई भी बड़ा छोटा राष्ट्र नहीं है और सभी राष्ट्र लगभग एक समान हैं, यह एक संकल्पना है। इसके बाद है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में अंतर संबंध है, इंटरकनेक्टेडनेस है। यह इस तरीके से वैश्वीकरण को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद है कि संस्थाओं के महत्व में वृद्धि हुई है, नई संस्थाएं उभर कर आई हैं सामने, नए समूह बन रहे हैं। इस आधार पर वैश्वीकरण एक बहुत व्यापक संकल्पना है, प्रक्रियात्मक संकल्पना है, जिसके लिए हमने आर्थिक उदारीकरण किया था, आपने पढ़ा होगा। आर्थिक उदारीकरण करके हमने अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा था और जोड़ रखा है, ऐसा भी कह सकते हैं। और उसी के आधार पर हम वैश्वीकरण चाहते हैं कि पूरा विश्व एक वैश्विक गांव के तौर पर विकसित हो जाए। तो बहुत स्वाभाविक है कि जब सारे राष्ट्र एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि क्या हमारा निर्णय वास्तविक अर्थों में हस्तक्षेप रहित होगा या किसी न किसी तरीके से किसी न किसी राष्ट्र का प्रभाव हमारे निर्णयन की प्रक्रिया पर अवश्य पड़ेगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। कई बार ऐसा होता भी है कि जब हमने संधि की है या समझौता किया है या हमने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ली है, तो हम उसके नियम और उसके निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हैं। ऐसी स्थिति में कोई आलोचक यह कह सकता है कि किस आधार पर यह कहा जाए कि हमारा निर्णय स्वतंत्र है या हम स्वाधीन हैं और हम कोई भी बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। ऐसी एक आशंका हमारे मन में अक्सर उत्पन्न होती है। उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम इस आधार पर देखें कि संप्रभुता का जो या उसको ऐसे कहा जाए कि संप्रभुता की प्रासंगिकता अगर देखनी हो तो दो आधारों पर देख सकते हैं। एक उसका संरचनात्मक तत्व है या आयाम है और एक प्रकार्यात्मक आयाम है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसमें कहा जाएगा कि वेस्टफेलिया की संधि 1648 तथा मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के अनुसार संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। एक बात तो यह है, अब अगर अनिवार्य तत्व है और संप्रभुता बाधित हो गई मान लें, तो राज्य के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके आगे अगर बढ़ा जाए लिखने के लिए तो लिखा जाएगा कि संप्रभुता के
प्रभावित होने से राज्य के लिए अस्तित्व संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि वैश्वीकरण या उदारीकरण के दौरान जितने भी कार्य राज्य ने किए, जो हमने अभी यहां देखा कि जितने भी ऐसे कार्य हुए वैश्वीकरण के दौरान, उन सभी कार्यों के लिए राज्य ही अंतिम रूप से उत्तरदायी है। तो कहा जाएगा कि विश्व स्तर पर राज्य सबसे महत्वपूर्ण कर्ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस और एट इंटरनेशनल लेवल। तो जब राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण करता है और राज्य ने ही ऐसा कार्य किया है अगर जो वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि राज्य के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाता है तो पूरा का पूरा वैश्वीकरण का ढांचा ही टूट जाएगा। इसलिए यह संभव नहीं है कि राज्य के सामने अस्तित्व संकट की कोई स्थिति उत्पन्न हो। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि संप्रभुता की जो संकल्पना है वह संरचना की दृष्टि से पूर्णतः प्रासंगिक बनी हुई है, और जो हमने निर्णय लिया है वह हमारा निर्णय है कि हम किसी संस्था की सदस्यता लेंगे या नहीं लेंगे, हम कोई समझौते में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये हमारा निर्णय है और इस पर कोई ऐसा दबाव किसी राष्ट्र का नहीं है। अगर वो समन्वय की बात जहां तक आती है तो हम परस्पर समन्वय सहयोग करके हम एक दूसरे का लाभ करना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रभुता कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं वास्तविक अर्थों में। अब यहां लिखा जाए कि विश्व या वैश्विक राज्य प्रणाली में राज्य सबसे महत्वपूर्ण कर्ता एक्टर है, अतः संप्रभुता के बाधित होने का प्रश्न नहीं उठता। यह हमारा एक निष्कर्ष है संरचना की दृष्टि से। तो इस आधार पर कहा जाएगा कि संप्रभुता किसी भी स्थिति में बाधित नहीं हो रही। प्रकार्यात्मक आयाम अगर देखें, फंक्शनल जो तरीका है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 खंड 4 के अनुसार चार्टर जो है वह यह कह रहा है कि कोई भी राष्ट्र, जो सदस्य राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र अन्य किसी राष्ट्र के नीतिगत मामलों में कोई आक्रमण नहीं करेगा और उसके क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। यहां लिखा जाएगा कि सभी राष्ट्रों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और कोई आक्रमण नहीं करेगा एक दूसरे पर। दूसरा एक और आर्टिकल है 2.7, चार्टर के अनुच्छेद 2.7 के अनुसार किसी भी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र
के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप वर्जित है। यह जो प्रावधान है, ये दोनों प्रावधान बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं इस बात का प्रमाण दे रहा है कि संप्रभुता हमारी पूर्णतः सुरक्षित है और उसमें किसी तरह की समस्या नहीं आ रही। तो भले हम सहयोग समन्वय करके अंतर संबंध स्थापित करें, संप्रभुता पूर्णतः हमारी सुरक्षित है। इस आधार पर कहा जाएगा कि वैश्वीकरण का प्रभाव अवश्य पड़ा है संप्रभुता पर, लेकिन उस पर कोई खतरा या जोखिम एज सच नहीं है। यह तो दूसरी प्रतिबद्धता थी। अब तीसरी जो प्रतिबद्धता है वह है समाजवाद। सोशलिज्म, इसको कहा जाएगा कि यह एक विचार है, आर्थिक विचारधारा है, जिसमें संसाधनों पर समुदाय का या राज्य का स्वामित्व होता है और राज्य ही उन संसाधनों के वितरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ हुआ कि समाजवादी राष्ट्रों में आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्तर पर प्रदान नहीं की जाती। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से, और हमारी आवश्यकताओं का आकलन भी राज्य ही करेगा और उन आकलनों के आधार पर राज्य संसाधनों का वितरण करेगा अपने तरीके से, जो हमारी आवश्यकता है उसके हिसाब से। आर्थिक विचारधारा है संसाधनों पर समुदाय अथवा राज्य का नियंत्रण है और संसाधनों के वितरण के लिए राज्य ही उत्तरदायी है। इसके अलावा यह कहा जाएगा कि यह व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती। इसके अलावा व्यक्तिगत हितों पर सामूहिक हितों को वरीयता मिलती है। समूह का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति के हित से। यह उसके पीछे समाजवाद का तर्क है कि व्यक्ति का जो हित होगा, अगर समाज के हित से टकराव हो गया तो समाज के हित को वरीयता मिलेगी। अब अगर हम भारत में समाजवाद की बात करें तो एक इसका आयाम है सहमति या कंसेंट, दूसरा है समूहवाद या कलेक्टिविज्म, और तीसरा है संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। 3C कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, कंसेंट, कलेक्टिविज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यह समाजवाद का स्वरूप है भारत का। हालांकि हमने समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से हम प्रेरित हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन नेहरूवियन सोशलिज्म इसको कहते हैं, नेहरू का समाजवाद कहते हैं इसको,
जिसके कुछ विशेष गुण हैं। वही गुण है दो, एक संविधानवाद और एक सहमति। इसका अर्थ हो गया कि यह जनता के स्वतंत्र विचार हैं यहां, और जो उसी आधार पर जनता अपनी सहमति दे रही है कि राज्य को क्या करना है। संविधानवाद का अर्थ हो गया राज्य की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण है। हालांकि राज्य ही उत्तरदायी है संसाधनों के वितरण के लिए, लेकिन राज्य स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से वह कार्य नहीं कर सकता। तो उसकी स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण लगाता है, और यह है सामूहिक कल्याण को वरीयता दे रहे हैं। अब ऐसे समाजवाद में जहां पर समूहवाद भी है, जहां समूहवादी हितों को व्यक्तिगत हितों पर वरीयता मिलती है, वह उस समाजवाद में दो ऐसे गुण हैं जो लोकतंत्र से मिलते हैं, जैसे जनता के स्वतंत्र विचार और राज्य की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश है। इसको हम कहते हैं सीमित सरकार। सरकार की शक्तियों को सीमित किया है हमने, ताकि वह स्वेच्छाचारी नहीं हो सके। तो ये दोनों गुण उसके लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ते हैं, और यह जो समूहवाद है यह समाजवाद का एक मूल तत्व है, इसेंस है। इस आधार पर कहा जाएगा कि भारत का जो समाजवाद है उसकी प्रकृति लोकतांत्रिक समाजवाद की है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसका अर्थ हो गया कि संसाधनों का या संसाधनों के समतामूलक वितरण, मतलब आवश्यकता अनुसार, जिसकी जितनी आवश्यकता है, से अधिकारों का संरक्षण करना है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद है कि हमारे समाजवाद की प्रकृति इसी तरह की है कि हम लोकतंत्र के अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं, और उसके लिए हम सभी संसाधनों का जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम वितरण करते हैं, और उसके लिए राज्य जिम्मेवार है। यह भारतीय समाजवाद की विशिष्ट प्रकृति है, ऐसा कहा जाएगा। और इसके लिए मूल संविधान में कई बातें महत्वपूर्ण तरीके से रखी गई हैं। मूल संविधान में समाजवादी सिद्धांत, अनुच्छेद 39B, इसमें है संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व है, पहली बात है। दूसरा है अनुच्छेद 39C, उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाने के लिए राज्य का उत्तरदायित्व है। यह हमने लिख रखा है कि उत्पादन के साधन जैसे भूमि है, पूंजी है, इसका संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं हो, उसके लिए राज्य को हमने उत्तरदायी बनाया है। इसके अलावा वितरण न्याय है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यह है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 46।
इसमें समानता है, इसमें अभी हमने लिखा है संसाधनों का वितरण है, और इसमें कमजोर वर्गों का कल्याण है। कहा जाएगा कि वितरण न्याय की संकल्पना अनुच्छेद 38, 39, 46 को साथ पढ़कर विकसित हुई है, जिसमें समानता, संसाधनों का समतामूलक वितरण और कमजोर वर्गों का कल्याण तीनों शामिल है। यह करके हम भारत को समाजवादी व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करते हैं और इसके माध्यम से हम अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत में समाजवाद की जो प्रकृति है वह लोकतांत्रिक समाजवाद की है। अब अगर देखा जाए कि जो भारत का जो समाजवाद है उसके बारे में उच्चतम न्यायालय के कुछ कथन हैं। एक केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983, जिसमें न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा कि यदि हम समाजवाद सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य है कि समाज में जितने जगहों पर विषमताएं विद्यमान हैं उन विषमताओं को दूर कर दिया जाए। तो कहा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही कि भारत में समाजवाद का जो मूल उद्देश्य है वह विषमताओं को समाप्त करना है। DS नकारा बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया 1983। उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारत में समाजवाद का मूल उद्देश्य विषमताओं को दूर करना है। यही हमारा मूल उद्देश्य है और इसी आधार पर हम यह दावा करेंगे कि भारत की जो समाजवादी प्रकृति है वह लोकतांत्रिक है और हम अगर विषमताएं दूर करेंगे तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करेंगे, जिससे हमारे लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित होते रहें, सुरक्षित रहें। और अगर ऐसा हो गया तो यह कहा जाएगा कि हम किसी को न्याय उपलब्ध करा रहे हैं। कौन सा न्याय? वितरण न्याय है। तो जब वितरण न्याय उपलब्ध होगा तो यह तो समानता सुनिश्चित होगी ही और कमजोर वर्गों का कल्याण भी होगा। तो जब दोनों स्थितियां बन जाती हैं तो यह कहा जा सकता है कि हमने समाजवाद के जरिए विषमताएं दूर करके, समानता सुनिश्चित करके, संसाधनों का वितरण करके और कमजोर वर्गों का कल्याण करके हमने लोगों तक सामाजिक न्याय उपलब्ध करा दिया है और यही हमारे संविधान का मूल लक्ष्य है। यदि हम उद्देशिका देखते हैं तो सबसे पहला जो लोकतांत्रिक मूल्य है जिसको हमने मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर देखा है वह है न्याय, और उसका जो 3 स्वरूप है उसमें सबसे पहला स्वरूप है सामाजिक न्याय का। तो सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए भारत का जो समाजवादी सिद्धांत है वह सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यही बात उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कही है।